जो बीजेपी ने जो है महाराष्ट्र में ये घोषणा की कि अगर उसकी सरकार फिर से बनती है तो वो सावरकर को भारत रत्न दिलाने के लिए काम करेगी। तो क्या ऐसा प्रयास पहले नहीं हुआ? सब कुछ जानेंगे सावरकर के बारे में इस वीडियो में। (1883) में जन्मे सावरकर 1948 में हुई महात्मा गांधी की हत्या के 8 आरोपियों में से एक थे। हालांकि उन्हें बरी कर दिया गया क्योंकि उन्हें दोषी साबित करने के लिए जरूरी सबूत नहीं मिले। आजादी से पहले वे 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या या इसकी कोशिश में शामिल थे। एक जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन वाइली की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वाइली लंदन स्थित इंडिया ऑफिस में सचिव स्तर के अधिकारी थे। इससे पहले ढींगरा की योजना भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन और बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रमफील्ड फुलर को मारने की थी। ये दोनों लंदन में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन ढींगरा के आयोजन स्थल पर देर से पहुंचने की वजह से ये योजना सफल नहीं हो पाई। बाद में फिर एक दूसरी योजना बनाकर उन्होंने वाइली को गोली मारी थी। इसके लिए ढींगरा को फांसी की सजा हुई। अंग्रेजों को इस मामले में सावरकर पर भी शक था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं मिले। ऐसे कुछ सबूत 1966 में सावरकर के मृत्यु के बाद सामने आए। ये सबूत उसी साल प्रकाशित हुई उनकी जीवनी में दर्ज है। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए रवाना होने से पहले सावरकर मित्र मेला नाम के गुप्त संगठन के सदस्य थे। इसी का नाम बाद में अभिनव भारत रखा गया। इस संगठन का लक्ष्य हिंसक तौर तरीकों से अंग्रेजी शासन को खत्म करना था। सावरकर के बड़े भाई गणेश उर्फ बाबा राव भी अभिनव भारत के सदस्य थे। एक बार अंग्रेज पुलिस ने छापेमारी के दौरान उनको हिरासत में ले लिया। तब उनके पास बमों का जखीरा बरामद हुआ था। इसके लिए उन्हें 8 जून 1909 में काला पानी की सजा सुनाई गई। गणेश के साथियों ने इसका बदला लेने की योजना बनाई। इन्हीं में से एक अनंत कन्हेरे ने 29 दिसंबर 1909 को AAMT जैक्सन को गोली मार दी। जैक्सन नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उन्हीं की अदालत में गणेश के मुकदमे की सुनवाई हुई। हालांकि उन्होंने गणेश को अंडमान भेजने की सजा नहीं सुनाई थी। यह फैसला दूसरे जज का था। इस हत्याकांड के तुरंत बाद घटनास्थल से ही कन्हेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 2 और साथी इस मामले में गिरफ्तार हुए और इनके पास से सावरकर का एक पत्र बरामद हुआ। सावरकर पर आरोप लगा कि उन्होंने इस हत्या में इस्तेमाल की गई ब्राउनिंग पिस्टल और इस जैसी 20 और पिस्टल इंग्लैंड से भारत भिजवाई थी। इसी के आधार पर टेलीग्राफ से सावरकर के नाम एक वारंट लंदन भेजा गया। सावरकर ने 13 मार्च 1910 को आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उन्हें भारत लाया गया। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गईं, यानी कि कुल 50 साल की सजा। सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी कि काला पानी भेज दिया गया। उन्हें 698 कमरों की सेलुलर जेल में 13.5 × 7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया। सेलुलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीनों ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा, वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने अंग्रेजों को 6 बार माफी पत्र दिए। हर 15 दिन पर वहां कैदी का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेलुलर जेल पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक को अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। इस तरह उनका वजन 14 पाउंड बढ़ा। सावरकर को तेल मिल में काम पर लगाया गया। यह बर्बर सजा थी। हालांकि वे अकेले व्यक्ति नहीं थे जिसे इस काम में लगाया गया हो। 1911 में उन्होंने खुद ही सरकार के सामने दया याचिका लगा दी। इस दया याचिका में क्या लिखा गया था, आज तक उसकी जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन जब उन्होंने 14 नवंबर 1913 को दूसरी याचिका भेजी तो पहली याचिका का जिक्र किया गया। अपने ऊपर दया की गुहार लगाते हुए उन्होंने अंग्रेज सरकार से खुद को भारत में स्थित किसी भी जेल भेजे जाने की प्रार्थना की। इसके बदले में उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि जिस तरह भी संभव होगा वे सरकार के लिए काम करेंगे। सावरकर का कहना था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि वे अब हिंसा पर यकीन नहीं करते। इस दया याचिका में सावरकर का यह भी कहना था कि संवैधानिक व्यवस्था में उनकी आस्था भारत और दूसरी जगहों पर रह रहे उन भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में ले आएगी जो उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं।
यह लिखते हुए सावरकर ने एक झटके में ही भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ दिया था। अंग्रेज सरकार को इस अर्जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जेल में उनकी स्थिति थोड़ी सुधर गई। इसके बाद उन्हें फोरमैन की जिम्मेदारी दे दी गई। मई 1921 में सावरकर को अंडमान से भारत भेज दिया गया। वे अब पुणे की यरवदा जेल में थे। 3 साल बाद सरकार ने उनके सामने रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखीं। ये शर्तें थीं, सावरकर को रत्नागिरी जिले में ही रहना होगा। बिना सरकार की अनुमति के वे जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं। वे निजी या सार्वजनिक रूप से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये शर्तें 5 साल के लिए थीं और इस समयावधि के बाद इन्हें दोबारा लगाया जा सकता था। सावरकर ने ये सभी शर्तें मान ली। इन शर्तों को मानने के साथ ही सावरकर ने अपनी तरफ से सरकार को एक शपथ पत्र भी दिया। फ्रंटलाइन पत्रिका के 1995 के एक अंक के मुताबिक सावरकर ने शपथ पत्र में घोषणा की थी कि उनके मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई हुई थी और उन्हें उचित सजा मिली थी। इसमें वे लिखते हैं, मैं बीते सालों में हिंसा की जिन गतिविधियों में लिप्त रहा, अब पूरे हृदय से उनसे घृणा करता हूं और मुझे लगता है कि कानून और संविधान का पालन करना मेरा कर्तव्य है। 22 जुलाई 1931 को बंबई के प्रभारी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉडसन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज आए थे। इसी दौरान वीबी गोगाटे ने उन पर 2 गोलियां दागी, लेकिन वे किस्मत से बच गए। सावरकर का संबंध इस हत्या की कोशिश से भी जोड़ा जाता है। हालांकि उस समय इस मामले में उनका नाम नहीं आया था, लेकिन कीर ने 1966 में सावरकर पर जो किताब प्रकाशित की थी, उसके मुताबिक गोगाटे सावरकर का कट्टर अनुयायी था और हॉडसन पर हमले के पहले वह सावरकर से मिल चुका था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई और सावरकर को 5 फरवरी को हिरासत में लिया गया। 17 दिन बाद उन्होंने बंबई के पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा। इसमें वे लिखते हैं, यदि मुझे रिहा कर दिया जाता है तो सरकार जब चाहेगी मैं सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिविधियों से खुद को दूर रखूंगा। यह एक गैर जरूरी प्रस्ताव था जिसने गांधी जी की हत्या में सावरकर की भूमिका पर शक को और गहरा कर दिया। हालांकि अदालत में इसको साबित नहीं किया जा सका। वहीं सावरकर की मृत्यु के कई साल बाद भी इस मामले में उनकी भूमिका स्पष्ट हुई थी। जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या की 2 कोशिशें हुई थीं। पहली बार एक पंजाबी शरणार्थी मदन लाल पाहवा ने 20 जनवरी को उनको गोली मारने की साजिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। दूसरी कोशिश नाथूराम गोडसे की थी, जिसमें इन लोगों को सफलता मिल गई। गांधी जी की हत्या के मामले में 8 आरोपी थे। नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, शंकर किस्टैया, विनायक दामोदर सावरकर और दत्तात्रेय परचुरे। इस गुट का 9वां सदस्य दिगंबर रामचंद्र बगटे था, जो सरकारी गवाह बन गया। अदालत में दी गई बगटे की गवाही के आधार पर ही सावरकर का नाम इस मामले से जुड़ा था। गोपाल गोडसे की सजा पूरी होने के बाद उसे अक्टूबर 1964 में रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई का उत्सव मनाने के लिए 11 नवंबर 1964 को पुणे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें तरुण भारत अखबार के संपादक जीवी केतकर भी मौजूद थे। यहाँ केतकर का कहना था कि नाथूराम गोडसे उनसे अक्सर गांधी की हत्या के फायदों के बारे में चर्चा करता रहता था। केतकर के इस खुलासे से पूरे देश में हलचल मच गई। संसद में भी इस पर खूब हल्ला मचा। आखिरकार सरकार ने मार्च 1965 में जस्टिस JL कपूर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग को यह पता लगाना था कि क्या महात्मा गांधी की हत्या की साजिश काफी पहले रची गई थी और क्या सरकार को इस बारे में पहले से कोई जानकारी मिली थी। आयोग के गठित होने के कुछ महीने बाद ही सावरकर ने स्वेच्छा से खाना पीना बंद कर दिया और प्राण त्याग दिया। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति के जीवन का मिशन खत्म होने के बाद यह बेहतर है कि वह स्वेच्छा से प्राण त्याग दे। साल 1967 में गोपाल गोडसे ने किताब लिखी थी, गांधी हत्या अड़िमी, यानी कि गांधी की हत्या और मैं। इसमें उसने जानकारी दी थी कि नाथूराम गोडसे सावरकर को साल 1929 में तब से जानता है जब सावरकर रत्नागिरी में रहते थे। इस किताब के मुताबिक नाथूराम गोडसे और सावरकर का रोज का मेलजोल था।